आठवीं कक्षा में पढ़ रही तारा अपनी माँ पूनम और पिता संजीव के साथ रहती है। ऐसे ही एक रोज, अरे तारा बेटा, तूने अपनी बैग भरी या नहीं? हाँ मम्मी, भर दी है। मैं तो मौसी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पीहू के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है माँ। सो तो है, लेकिन एक बात जरा ध्यान में रख। सुजाता मौसी को ज्यादा परेशान मत करना। ओके मम्मी। अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो उन्हें मैं परेशान करती रहूंगी। वैसा नहीं है बेटा, लेकिन मौसी थोड़ी गरीब है। तू उनसे कुछ मांगना मत। वहां पर जैसा माहौल है उसी में रहना। और तुझे तो मैं बस जाकर आने के लिए कह रही थी, पर तुझे अब 2 दिन की छुट्टी है ना, इसीलिए तू वहां पर रहना चाहती है। पर कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो मम्मी। मैं मौसी को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपकी ही बेटी हूँ। हाँ, वो तो है। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा। मैं पापा को बोल देती हूँ। जाते जाते वो तुझे गाड़ी में मौसी के घर पर छोड़ देंगे। तारा अपनी मौसी सुजाता के घर जाती है, जहाँ उसकी मौसेरी बहन पीहू और मौसाजी रंजीत भी रहते हैं। वाह तारा, तू आज और कल यहीं पर रहेगी। मैं तो बहुत खुश हूँ यार। चल, साथ में खेलते हैं। मैं तुझे अपनी गली के दोस्तों से मिलवाती हूँ। ठीक है पीहू, चल। संभाल कर जाना बच्चों, और वक्त पर घर वापस भी आ जाना। ओके माँ। फिर पीहू और तारा जब घर वापस आती है, तभी, यार आज तो बहुत ही थक गए और मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है। हाँ पीहू, मुझे भी। काश हमें एक बर्गर मिल जाता अभी, वो भी ठीक वैसा ही जैसा बाजार में मिलता है। ओ तेरी, ये मैंने क्या बोल दिया? मम्मी ने मुझे पहले ही कहा था कि यहाँ आकर कोई भी मांग मत करना। हाँ तो मैं माँ को बोल देती हूँ ना, वो बना देगी हमारे लिए। अरे नहीं पीहू, तुम मौसी को कुछ भी मत बोल। मैं तो बस यूं ही कह रही थी यार। चाय बिस्कुट खाकर पेट एकदम फुल हो जाएगा, और मैं तो बस मौसी के हाथ की चाय पीने का वेट कर रही हूँ। उसे पीकर तो एकदम मजा ही आ जाता है। ठीक है तारा। लेकिन सुजाता ने ये सब सुन लिया होता है, पर वो फटाफट से घर पर ही बर्गर बना देती है। और जब वो उसे तारा को परोसती है, तभी, थैंक यू सो मच मौसी, लेकिन आपने ये दिक्कत क्यों ली भला? इसमें कैसी दिक्कत तारा बेटा? अब तुम थोड़ी ना हर रोज यहाँ पर आती हो। चलो, अब जल्दी से टेस्ट करो और बताओ कि ये कैसा बना है। वाह, ये तो बहुत ही यम्मी है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। बाहर तो 200-300 में कितने बर्गर मिलते हैं, लेकिन उनका स्वाद भी इतना टेस्टी कभी नहीं होता जितना कि आपका वाला बर्गर है। यू आर दी बेस्ट मौसी। शुक्रिया बेटा, तुम्हें पसंद आया ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और चाहिए तो ले ले बेटा, मैंने बहुत से बनाए हैं। तू पीहू से जब कह रही थी, तभी मैंने सुन लिया था, इसीलिए ये बर्गर मैंने तेरे लिए बनाया बेटा। हाउ स्वीट मौसी। अब तो मुझे जब भी बर्गर खाने का मन होगा, मैं बाजार जाने की जगह सीधे यहीं पर चली आऊंगी। और क्या, जब चाहे तब आ सकती हो तुम बेटा। ये घर भी तो तुम्हारा ही घर है। हाँ तारा, मैं तो कहती हूँ कि तू यहीं रुक जा, फिर हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। काश ऐसा हो पाता, लेकिन मम्मी पापा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। खैर, कोई बात नहीं। तू थोड़ी ना किसी और शहर में रहती है, और अगली बार तो मेरे घर पर आना, फिर हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। फिर रात के समय, जब तारा को वहां सोते हुए गर्मी लगती है, तभी सुजाता खिड़की पर गीला कपड़ा टंगा देती है, जिससे पूरा कमरा नेचुरली ठंडा हो जाता है। वाह मौसी, इतना अच्छा तो एसी ऑन करने के बाद भी नहीं लगता, जितना कि इस गीले टंगे हुए कपड़े से लग रहा है। इतनी ठंडी हवा आ रही है इससे। माफ करना बेटा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे घर की तरह एसी या कूलर तो नहीं है। मगर हाँ, इस ठंडे कपड़े को यहाँ टांगने के कारण पूरा कमरा रात भर ठंडा रहेगा। पुराने जमाने में भी तो ऐसा ही होता था, जब एसी या कूलर नहीं हुआ करते थे।
हाँ तारा, हम तो रोज ही ऐसे सोते हैं। इससे बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ, मुझे भी अब वैसा ही लग रहा है कि आज तो मुझे भी एकदम अच्छी नींद आने वाली है। चल, अब सो जाते हैं। रात भर तारा को अच्छी नींद आती है। फिर अगले दिन सुबह मंदिर से लेकर शाम में मेले तक हर जगह घूमकर तारा अपनी मौसी और बहन के साथ खूब एंजॉय करती है। फिर घर लौटने के बाद वो ये सारी बातें पूनम और संजीव को बताती है। क्या बातें भाई, तुमने तो वाकई में बहुत मजे किए हैं। हाँ तारा, तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे तो मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मैं भी ऐसे ही हमारी मौसी जी के घर जाया करती थी और उसके साथ बहुत खेला करती थी। क्या दिन थे वो। मौसी भले ही गरीब हो, लेकिन उनका दिल तो बहुत ही बड़ा है। मेरे वहां जाने के बाद से उन्होंने मुझे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे तो बर्गर खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, तभी उन्होंने फटाफट से बर्गर भी बना दिया। फिर रात के समय गर्मी हो रही थी, तो खिड़की पर गीला कपड़ा टंगा दिया। उससे रात भर पूरा कमरा एकदम ठंडा रहा। और आपको पता है मम्मी, उतना सुकून तो मुझे यहाँ पर भी नहीं मिला जितना कि उनके घर पर मिला। अरे वाह बेटा, ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वरना आजकल के बच्चे तो एडजस्ट करने के लिए कितनी नखरे करते हैं। पर तुम्हें तो सब उन्हीं चीजों से प्यार है जो बाकियों को नापसंद सी होती है। जहाँ तारा की मौसी गरीब होती है, वहीं पर बुआ एकदम अमीर होती है। उनका नाम मीरा होता है, जो अपने बेटे ईशान और पति दिलीप के साथ रहती है। ऐसे ही एक रोज, हेलो पूनम, कैसी हो तुम? ठीक हो दीदी। आप बताइए। सब एकदम बढ़िया है। ईशान का बर्थडे है ना परसों, तो उसी के लिए कॉल किया था। परसों के दिन मैं घर पे ही एकदम ग्रैंड पार्टी कर रही हूँ, तो शाम के समय तुम संजीव और तारा आ जाना। आ जाएंगे दीदी। अब ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तो है, पर मैंने सोचा फिर भी एक बार कॉल करके बता दूं। अब तुम तो मुझे कॉल करती नहीं हो। तुम्हें तो अपनी ननद की कुछ पड़ी ही नहीं है। हालचाल पूछने के लिए भी मुझे कॉल नहीं करती, और जब मैं कॉल करती हूँ तब भी नहीं उठाती, और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करती हो। वो क्या है ना दीदी, आपके घर की तरह यहाँ पर मेरे हाथ के नीचे नौकर चाकर नहीं होते, इसलिए मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं। और उस चक्कर में मुझे खुद के लिए तक समय निकालने का मौका नहीं मिलता, तो मैं दूसरों के लिए समय क्या ही निकालूंगी। हाँ, वो बात भी है, पर फिर भी टाइम मैनेजमेंट किया करो ना। इस तरह अगर काम में उलझी रहोगी तो कैसे चलेगा? दूसरों के लिए ना सही, पर कम से कम खुद के लिए तो समय निकालना ही चाहिए ना हमें। जी दीदी। चलो ठीक है, आओ फिर परसों, इंतजार रहेगा तुम्हारा। फिर इसके बारे में वो तारा और संजीव को बताती है। क्या बात है मम्मी, परसों ईशान का बर्थडे है, और मैं तो ये बात भूल ही गई थी। और पूनम, हमें उससे कोई अच्छा सा गिफ्ट देना होगा। हर बार दीदी भी हमारी तारा को कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देती है, तो हमें भी ईशान के लिए कुछ वैसा ही करना चाहिए। अब वो तारा के लिए करती है तो उसमें क्या हुआ, बुआ है ना वो इसकी। अरे नंदोई जी एक बिजनेसमैन है, और तुम एक जॉब एम्प्लॉय, इसलिए ज्यादा पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ईशान के पास वैसे भी सब कुछ है, इसीलिए हमें उसे कुछ भी गिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी नाम के लिए कुछ तो देना ही होगा ना, तो 500 या 1000 का ही कुछ दे देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूनम? दीदी तारा को तो हजारों रुपए के केवल तोहफे ही देती है, और हम ईशान को केवल 500 या 1000 का ही तोहफा देंगे? नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। हमें थोड़ा महंगा तोहफा ही देना होगा। जो करना ही करो, तुम्हारे पैसे हैं ना, मेरा कौन सा हक है उस पर? लगती ही कौन हूं मैं तुम्हारी, जो तुम मेरी एक बात भी सुनोगे। इतना कहकर पूनम वहां से चली जाती है। अरे पूनम, मेरी बात तो सुनो। ये औरत भी ना एकदम अजीब है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसे दीदी से। उनसे रिलेटेड कुछ भी हो, इसे कलेश तो करना ही होता है।
लगता है पिछले जन्म की दोनों जानी दुश्मन होंगी। जब पूनम तारा और संजीव के साथ ईशान की बर्थडे पार्टी में जाती है, तभी डेकोरेशन एकदम बढ़िया है ना पूनम? दीदी का ससुराल तो सच में काफी आलीशान है। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी बड़े 5 स्टार होटल में आ गए हो। ये सब तो बस दिखावा है, और दीदी तो उसमें माहिर है। और कुछ आता है क्या इन्हें? बस घमंड में रहकर दूसरों को नीचा दिखाना आता है इन्हें। अरे पागल हो क्या तुम? ये भी कोई जगह है क्या ये सब बातें करने की? और तुम तो मेरी बहन के बारे में ये सब बोलो ही मत, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो कैसी है। जब देखो तब बेवजह उसे जज करती रहती हो। लो भाई, अब सभी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स भी बांट रही है। इन्हें तो बस अपनी अमीरी दिखाने का मौका ही चाहिए होता है। ये तो बस उसी की फिराक में रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, मुझे तो यहाँ से निकलने में 1 और घंटा लेट होगा, और तब तक तो तारा की स्कूल भी छूट जाएगी। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, मीरा दीदी को ही मैसेज कर देती हूँ। वैसे भी वो हर रोज कार में सवार होकर ईशान को लेने जाती है, तो उन्हीं से कह देती हूँ कि आज मेरी तारा को भी साथ ले ले और घर छोड़ दे उसे। लेकिन मेरा पूनम का कॉल उठा ही नहीं पाती, क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही भूलकर कार में आगे निकल चुकी होती है। हे भगवान, मैं तो अपना फोन घर पर ही भूल गई हूँ, और अब तो मैं आधे रास्ते तक भी आ गई हूँ। जाने दो, वैसे भी मुझे किसी को कोई अर्जेंट कॉल भी नहीं करना। पहले ईशान को स्कूल से पिक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सीधे घर चली जाऊंगी। वही दूसरी तरफ मेरी ननद तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। टाइम पर मेरा फोन कभी नहीं उठाएगी ये। मैंने तो इन्हें कितने सारे मैसेजेस भी किए हैं, लेकिन वो भी अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं, या फिर क्या पता देखकर भी अनदेखे कर दिए हो। उनकी कार में मेरी बेटी को लाना ही ना हो उन्हें। मुझे तो शक्ल से ही एकदम नालायक लगती है वो। पता नहीं ये सारी नंदे इतनी बुरी क्यों होती हैं। बेचारी मेरी बेटी अकेली खड़ी होगी स्कूल गेट पर। एक काम करती हूँ, उसे लाने के लिए पड़ोसन को ही भेज देती हूँ। इस तरह से पूनम पड़ोसन को भेजकर तारा को पिक करने के लिए कहती है। फिर बाद में घर आने पर वो मीरा को कॉल करती है। हेलो पूनम, आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे कितने सारे कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन मैं मेरा फोन घर पर ही भूल गई थी, और वैसे ही ईशान को पिक करने चली गई। फिर बाद में लौट कर देखा तो तुम्हारे कई सारे कॉल्स और मैसेजेस थे, और फिर संजीव ने कॉल पर बताया कि तारा को लेने के लिए पड़ोसन गई है। मुझे नहीं पता दीदी कि आप कितना सच बोल रही हो और कितना झूठ बोल रही हो, पर प्लीज आइंदा से ऐसा मत करना। वैसे तो आप हर जगह फोन लेकर ही घूमती रहती हो, और आज ही के दिन आप फोन घर पर कैसे भूल गई? कमाल है। अरे सच में पूनम, मैं वाकई में अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। पता नहीं तुम्हें मेरी बातें इतनी झूठ क्यों लग रही हैं। भला मुझे तारा को पिक करने में क्या ही दिक्कत हो सकती है, और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? खैर कोई बात नहीं दीदी, ख्याल रखना अपना। बाय। इतना कहकर पूनम कॉल कट कर देती है, जिसके बाद संजीव उस पर भड़क जाता है। ये क्या तरीका है पूनम? भूलो मत, वो मेरी बड़ी बहन है और तुम्हारी ननद। अरे जब वो इतना कह रही है कि वो वाकई में अपना फोन घर पर ही भूल कर गई थी, तो तुम इस बात को क्यों नहीं मान रही? और भला दीदी हमारी तारा को पिक क्यों नहीं कर सकती? क्या बिगड़ जाएगा उसमें? दीदी अमीर है, इसलिए वो हमारी बेटी के साथ भेदभाव करती होगी, और ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है पूनम। दीदी हमारी तारा को अपने ईशान से भी ज्यादा प्यार करती है, इसलिए प्लीज मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ भी अनाप शनाप मत बको। तुम चाहे जो कह लो संजीव, और इस बात के लिए मैं उसकी बैंड तो बजा कर ही रहूंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
मालती अपनी बहू काजल के साथ रहती है। वो लोग बहुत अमीर होते हैं और उनके घर पर चंपा नाम की नौकरानी काम करने आया करती है। एक रोज, अरे ओ चंपा महारानी, कहाँ चली तू? रात का खाना तेरा भूता कर बनाएगा क्या? आओ बड़ी मालकिन, किचकिच मत करो अभी। मैं पहले ही बोली है आपको कि मेरे को आज राजा के साथ घूमने जाने का है। वो आज मेरे राजा का हैप्पी वाला बर्थडे है ना, इसीलिए। तू और तेरा वो राजा दोनों के दोनों पागल हो एक नंबर के। छठी मैडम, प्लीज हाँ, मेरे राजा के लिए ऐसा कुछ भी मत बोलना। मेरा राजा एकदम मेरे दिल का टुकड़ा है और मैं उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन चंपा, तू हर 15 दिन में अचानक से छुट्टी ले लेती है और अचानक से आधे दिन में ही निकल जाती है। मगर हम तो तुझे पूरे दिन के हिसाब से पगार देते हैं ना, और नहीं तो क्या। अरे तुझे यहाँ पर सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक के पैसे मिलते हैं, लेकिन तू है कि कोई पूरा काम नहीं करती। ओ मैडम, मेरी भी लाइफ है, मेरे को भी इधर उधर जाने का होता है। अब महीने के 30 दिन में मशीन की तरह काम थोड़ी ना कर सकती है। और सच बताओ तो मेरे को ये दिन भर अकेले सारे काम करने को बिल्कुल ही नहीं जमता। क्या? ये तू क्या बोल रही है चंपा? और नहीं तो क्या मैडम, मैं बहुत दिन से सोच रही है कि आपको ये बता दूं, लेकिन अब बता दे रही हूँ कि मैं अगले महीने से सिर्फ दिन में ही आया करेगी। मेरे से वो पूरे दिन का काम नहीं हो पाएगा। अरे ओ मंदबुद्धि औरत, ये तू क्या बकवास किए जा रही है? अगर तू सारे दिन का काम नहीं करेगी तो हम दोनों वो काम किससे करवाएंगे? और तुझे ये बात अच्छे से पता है कि हमें घर में एक ही नौकरानी चाहिए जो घर के सारे काम कर सके। देख चंपा, हमें वो 10 नौकर रखकर अपने दिमाग का दही नहीं करना। हाँ चंपा, और तुझे यहाँ पर क्या तकलीफ हो रही है? हम तो तेरे साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन तू अब हमें ऐसे इन वक्त पर धोखा दे रही है। अरे नहीं मैडम, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही है और मैं थोड़ी ना कोई काम छोड़ रही हूँ। मैं तो बस अपना काम आधा कर रही हूँ। वो मेरे मगज का भाजीपाला हो रहा है ना, इसीलिए। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है। हे भगवान, माँ जी, अब हम क्या करेंगे? चंपा अगर आधा दिन आएगी तो बाकी के सारे काम कौन करेगा? और कहाँ से लाएंगे हम दूसरी नौकरानी? वही तो, ऊपर से अगर नई नौकरानी आई तो उसे सारी चीजें अलग से समझाओ, ऊपर से उस पर निगरानी भी रखो। कितना सरदर्द होगा उससे। और ये सोचकर ही मुझे बुखार सा आ रहा है। ये चंपा भी ना एक नंबर की नौटंकीबाज लड़की है। आने दो उसे, कल हम उसे ही कहेंगे कि हमारे लिए कोई दूसरी नौकरानी लेकर आओ। हाँ काजल, ये तूने एकदम सही कहा। उसे ही करने दे ये मेहनत, भला हम इतनी मगजमारी क्यों करें? फिर अगले दिन, ये आप क्या कह रही हो मैडम? मैं काय को लेकर आऊं नई नौकरानी? काय को लाऊं मतलब? अब तेरा जो पूरा काम है उसमें से तो आधा ही कर रही है, तो आधे दिन का काम कौन करेगा? तू तो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ ऊपर कर रही है, लेकिन इतना तो तू कर ही सकती है ना। अब चुपचाप एक नई नौकरानी लाकर दे हमें। हाँ चंपा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अब तुझे ही हमारे लिए एक नई नौकरानी ढूंढनी होगी, और वो भी एकदम सही रेट में। माना कि हम अमीर हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हमारी सारी कमाई नौकरानियों पर लुटाते रहे। देख, हमें एकदम रीजनेबल रेट में ही काम करने वाली नौकरानी चाहिए। और अब अगर तूने ये कहा कि तुझे नहीं पता, तो मैं तुझे बहुत पीटूंगी चंपा। मोहल्ले की सारी नौकरानियां एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं, और तुम सब एक ही इलाके में रहती हो और सुबह एक साथ निकलती हो यहाँ काम पर आने के लिए। इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना और चुपचाप हमारा ये काम भी करना। ठीक है मैडम, देखती है मैं। बिजली नाम की एक मेरी खास सहेली है, और मैं साथ में ही निकलते हैं काम के लिए, तो वो आपकी यहाँ पर एक टाइम के लिए आ सकती है। लेकिन हाँ,
वो सिर्फ झाड़ू पोछा ही करेगी। चलेगा ना आपको? हाँ हाँ चलेगा, लेकिन झाड़ू पोछा को छोड़कर बाकी के सारे काम तुझे ही करने होंगे फिर, समझी कि नहीं? अरे नहीं बड़ी मैडम, मैं सिर्फ सुबह को आऊंगी, नाश्ता बनाएगी और दोपहर का खाना भी बनाएगी, और इधर से 9 दो 11 हो जाएगी। मेरे को बख्श दो मैडम, माना कि मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं जिसके चलते मैं अपने आप को टाइम इच ना दे पाऊं। अरे तू तो एक नंबर की बेवकूफ औरत है, जो आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा रही है। खैर, जो भी नौकरानी आ रही है, तू पहले उसे बुला ले, हम करेंगे उससे बात, फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकल आएगा। ठीक है छठी मैडम, बुलाती है मैं कल उसको, लेकिन उसके लिए कल हमें आमरस तैयार करना होगा। अरे ओ बहन, अब आमरस क्यों भला? हमारे घर पर कोई बड़ी हस्ती आ रही है क्या, जिसके स्वागत के लिए हम इतनी तैयारियां करें? वो क्या है ना छुट्टी मैडम, अगर पहली मुलाकात में आप उसके साथ अच्छे से पेश आओगी, तभी वो भी आपके साथ अच्छे से ही पेश आएगी। अब हमें उसको बाटली में उतारने का है ना, और काम के लिए राजी भी करवाने का है, तो उसके लिए इतना सब तो बनता ही है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, दे देंगे उसको कल चिल्ड आमरस। फिर अगले दिन चंपा अपनी सहेली बिजली को लेकर आती है, और तभी, देखो मैम साहब, मेरे को ये आमरस वगैरह नहीं चाहिए, आप जिस काम के लिए बुलाई हो वो बात करो पहले। मेरे को और 4 घरों में जाने का है, और मेरा तो आज का पूरा दिन पैक है, इसीलिए फटाफट बोलो। वाह, काम नौकरानी वाला और तेवर महारानी वाला, क्या बात है। क्या बोलिए आप? मेरे को सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि झाड़ू पोछा करने के साथ साथ तुम बर्तन और कपड़े धोने का भी काम कर सकती हो क्या? हाँ बिजली, और अगर हो सके तो रात का भी देख लेना, फिर तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। ना रे बाबा, अरे आप लोगों को मैंने उंगली क्या दे दी, आप लोग तो हाथीच पकड़ने लगे मेरा। क्या रे चंपा, तू मेरे को येड़ा बना रही है क्या? पहले बोली कि सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए चाहिए काम वाली, लेकिन इधर आने के बाद ये दोनों सास बहू मेरे ऊपर एकदम राशन पानी लेकर चढ़ रही है। अरे नहीं रे मेरी माँ, मैंने इन दोनों से सिर्फ झाड़ू पोछे की ही बात की थी। अरे ओ मैडम लोग, काहे को इस बेचारी को डरा रहे हो? ये सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर सकती है, इसको बर्तन कपड़े वगैरह धोने नहीं आता, और खाने से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और किसी ने अगर इसके हाथ का खाना खा भी लिया तो वो आदमी अगले दिन टपक जाएगा। क्या कहा? अरे चंपा की बच्ची, तू मेरे को यहाँ मेरा इज्जत का फालूदा करने को बुला रही है क्या? ज्यादा मच मत कर, वरना मैं अभी के अभी निकल जाएगी इधर से। अरे बिजली, ज्यादा तेवर मत दिखा, खुद को क्या तू ऐश्वर्या राय समझती है क्या? जब देखो तब नाटक करती रहती है, येड़ी कहीं की। हाँ समझती हूँ मैं खुद को ऐश्वर्या राय, क्या कर लेगी तू? अरे अरे बस करो, तुम दोनों तो यहीं पर शुरू हो गई। और ये भला क्या बात हुई चंपा? तूने तो कहा था कि ये तेरी खास सहेली है, तो कोई अपनी खास सहेली के साथ इस तरह से झगड़ा करता है क्या? वो भी सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर। हद होती है चंपा। सॉरी मैडम, लेकिन हम दोनों का चलता ही रहता है। लेकिन ये भी सच है कि मैं इस भूतनी को बहुत प्यार करती है, बोले तो अपने राजा से भी ज्यादा प्यार। ये तो मेरी बहन जैसी है। हाँ मैडम, ये चुड़ैल भी मेरी बहन जैसी है। हम दोनों में तो ऐसी मीठी नोकझोंक चलती रहती है। आप एकदम टेंशन फ्री रहो। हाँ हाँ, अब तो बस यही देखना रह गया था हमारा। खैर, अगर तुम सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, कल से तुम काम पर आ जाना। अब क्या ही कर सकते हैं, हमारी पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों माँ जी? हाँ बहू, बाकी कामों के लिए हमें तीसरी नौकरानी ढूंढनी ही पड़ेगी। अब काजल और मालती बहुत चिंतित हो जाती हैं। ऐसे ही एक रोज
उनकी नजर पड़ोसन के घर आ रही खाना बनाने वाली पर जाती है। अरे माँ जी, हमारी पड़ोस में जो रीना आंटी रहती है, उनके घर पर तो रात में खाना बनाने वाली आती है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो काफी कम चार्जेस लेती है और खाना भी एकदम टेस्टी बनाती है। तो हम आंटी से उसके लिए बात कर सकते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या काजल? अगर वो लड़की रीना के घर पर खाना बनाने जाती है तो वो लड़की हमारे घर पर क्यों ही आएगी? अरे एक समय पर दो जगह पर कोई कैसे जा सकता है? सच में तू तो एक नंबर की अकल की अंधी है। ओफो माँ जी, वो रीना आंटी के घर पर रात के 8 बजे जाती है और वो वहां से 10 बजे निकलती है, क्योंकि रीना आंटी के घर पर सभी लोग लेट खाना खाते हैं और इसीलिए आंटी उससे देर से खाना बनवाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें देखा जाए तो हम खाना जल्दी खाते हैं, तो हम उसे यहाँ पर 6 बजे बुलाया करेंगे। फिर 2 घंटे वो यहाँ पर खाना बनाएगी, फिर उसके बाद वो रीना आंटी के घर पर जाएगी। सिंपल। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन वो बस ज्यादा पैसे ना मांग ले, क्योंकि हमें तो अपने बजट में ही बैठने वाली नौकरानी चाहिए। ज्यादा पैसे मांग लिए तो हम उसे नहीं ले सकते। हाँ माँ जी, ये बात तो एकदम सही है। लेकिन आप उल्टा क्यों सोच रही है? अच्छी बातें सोचिए ना। नहीं मांगेगी वो ज्यादा पैसे। फिर वो दोनों सास बहू रीना के घर जाकर उससे उस नौकरानी के बारे में पूछताछ करने लगती है। फिर रीना उन्हें गुनगुन द्वारा बनाया गया सूप देती है। अरे वाह, क्या कमाल का सूप बनाया है ये। इसे पीकर तो इंसान के अंदर अलग ही एनर्जी आ जाए। सच में ये सूप तो एकदम टेस्टी बना है। हाँ बहू, और जो औरत सूप ही इतना बेहतरीन बनाती है, वो सारा खाना बेशक कमाल का ही बनाती होगी। प्लीज रीना जी, हमारे घर पर भी कह दो उसे आने के लिए। वो दरअसल हमारे घर पर सारे काम करने के लिए चंपा आया करती थी, लेकिन अब वो केवल सुबह से लेकर दोपहर तक ही रहेगी। फिर उसके बाद हमने झाड़ू पोछा करने के लिए एक और नौकरानी लगवाई है। और अगर ये गुनगुन मान जाएगी तो हमारे रात के खाने की टेंशन ही मिट जाएगी। और हाँ, रेट कैसा है उसका? ये आजकल की नौकरानियां और उनके रेट्स, उसे सुनकर तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। अरे नहीं नहीं, आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? और आप लोगों के पास तो कितना पैसा है, और फिर भी आप होके इतना सोच रही हो। सोचना तो पड़ता ही है ना रीना जी। अगर हम लोग अंधों की तरह पैसे खर्च करते रहे तो एक ना एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ मालती जी, ये बात भी सही है। फिर आप चिंता मत कीजिए। गुनगुन और हमारा रिश्ता तो एकदम घर जैसा है, और आप दोनों तो मेरी पहचान के ही हो। तो वो बेचारी आपसे ज्यादा पैसे नहीं लेगी, लेकिन कभी कभार अगर उसने एक्स्ट्रा का काम कर दिया या फिर कोई स्वादिष्ट डिश बना दी, तब आप लोग उसे एक्स्ट्रा के पैसे दे दिया करना। मैं भी यहाँ पर यही करती हूँ, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है और वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर काम करती है। और रीना जी, अब ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तो फिर हम दोनों ये बात पक्की समझे ना? अरे काजल, तुम दोनों तो ऐसे पेश आ रही हो जैसे मेरे पास गुनगुन का हाथ मांगने आई हो। अब हालात ही ऐसे हो चुके हैं आंटी। हमें अपने सारे काम धाम छोड़कर मिशन नौकरानी ढूंढो पर ध्यान देना पड़ रहा है। और नहीं तो क्या, मेरी सारी सहेलियां कह रही थी कि ट्रिप पर चलो, लेकिन मैंने उन्हें होल्ड पर रखा है, क्योंकि मुझे पहले ये नौकरानियों का मैटर सॉल्व करना है। फिर उसके बाद ही मेरी जान में जान आ जाएगी। अगर नौकरानियां ना रहे तो हमारी दुनिया तो इधर के उधर हो जाती है। सारे काम वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। पता नहीं उनके बिना हमारा क्या होगा। हाँ काजल, ये बात तो तूने एकदम सही कही। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, समझो बात पक्की ही है। और आप गुनगुन की टेंशन मत लो, वो मेरा कहा जरूर मानेगी। और वैसे भी उसे बहुत दिनों से एक और काम चाहिए था। अब उसके खर्चे भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसीलिए वो भी खुद के लिए पैसे जोड़ना चाहती है,
चलो अच्छा है फिर। थैंक यू सो मच आंटी। इस तरह रीना के काम वाली गुनगुन अब काजल और मालती के घर पर शाम होने पर खाना बनाने आया करती है। ऐसे ही एक दिन जब चंपा और बिजली को इस बारे में पता चलता है, तभी ये सब क्या चल रहा है मैडम? आपने उस लोमड़ी को काम पर रखने से पहले हमसे एक बार भी क्यों नहीं पूछा? ये क्या बकवास है चंपा? हमें तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? और तुम्हें तो पहले से पता था कि हमें शाम में खाना बनाने वाली कोई नौकरानी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने उसमें हमारी कोई मदद नहीं की और तुम हो कि उल्टा हम पर ही चढ़ रही हो। देखो मेम साहब, वो गुनगुन भले ही भोली दिखती है, लेकिन एक नंबर की चैप्टर औरत है वो। हमारा और उसका तो एकदम 36 का आंकड़ा है, इसलिए कह रहे हैं हमें तो भूल कर भी कभी उसके सामने मत बुलाना। हाँ हाँ, नहीं बुलाएंगे। तुम लोग भी ना, सच में कितनी ओवर एक्टिंग करती रहती हो। खैर देखिए माँ जी, अभी हमारे पास सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाने के लिए चंपा है, झाड़ू पोछे के लिए ये बिजली है और रात का खाना बनाने के लिए गुनगुन है। तो अब बचे बस 2 काम, बर्तन धोने वाली और कपड़े धोने वाली। हे भगवान, ये नौकरानियों को ढूंढने का सिलसिला पता नहीं कब खत्म होगा। मेरा तो अब सर चकरा रहा है और ये सब इस मनहूस चंपा के कारण हुआ है। अब मालती अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय, अरे काजल, तूने चंपा को बनाने के लिए क्या कह दिया? वो वाला उपमा बहुत टेस्टी लगता है माँ जी, और तो और खाने में बहुत हेल्दी भी होता है, इसीलिए मैंने चंपा को यही बनाने के लिए कह दिया। अच्छा, लेकिन तू एक काम कर, वो रात के रखे हुए पराठे ही दे दे मुझे, जो गुनगुन ने बनाए थे। मुझे तो उसके हाथ के कुछ कुछ पदार्थ बहुत पसंद आए हैं, और खास करके वो पराठे। जल्दी गरम करके लाओ। ठीक है माँ जी, अभी चंपा से कहकर उसे गरम करवाती हूँ। काजल रसोई में जाए उससे पहले ही चंपा वहां पर गुस्से में खड़ी होती है। अरे, डर गई ना मैं? ऐसे इतनी गुस्से आंखों से क्या देख रही हो तुम मुझे? बहुत तारीफें हो रही है ना उस गुनगुन की, जिसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है। अरे नहीं चंपा, वो दरअसल। बस करे छोटी मैडम, मेरे को सब समझता है। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। नई काम वाली को अब आपको पुरानी वाली से ज्यादा ही प्यार हो गया है। क्यों, सही कह रही है ना मैं? अरे पागल हो गई है क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है चंपा। अरे मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि तू बुरा खाना बनाती है और वो अच्छा खाना बनाती है। अरे उसके आने से पहले तो हम तेरे इन प्यारे प्यारे हाथों का ही खाना खाते थे ना, और तेरे से अच्छा खाना तो कोई और बना ही नहीं सकता। हाँ चंपा, तू भी ना फौरन सेंटी हो जाती है। और सच कहूं, हम दोनों को तो तेरे ही हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सच में, उल्टा हम तो तुझे ही सारे काम करने के लिए देना चाहते हैं, लेकिन तू ही है जिसे ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। छोड़ो मैडम, उस निकम्मी के हाथ के बने हुए पराठे गरम करके मैं अभी लाती है। ध्यान से करना हो, वरना पता चला कि गुस्से में तुमने सारे पराठे जला दिए। नहीं जलाएगी मैडम, आप चिंता न करो। फिर चंपा रसोई में चली जाती है। क्या माँ जी, आप भी क्या करती रहती हो? देखा ना, ये चंपा कैसे गुस्सा हो गई। और आपको तो अच्छे से पता है कि बिजली और चंपा का गुनगुन से 36 का आंकड़ा है, तो आपको उसके सामने तारीफ करने की क्या जरूरत थी? उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि इन दोनों के सामने तो आप उसकी बात भी मत करो। हाँ ना, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ माँ जी, आप प्लीज ध्यान रखिए। आपको हमारी नौकरानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब है तो ही हमारा घर टिका हुआ रहेगा, वरना इनके बिना तो हमारी दाल ही नहीं गलेगी। एक तो पहले ही कपड़े और बर्तन धोने के लिए काम वाली नहीं मिल रही, ऊपर से आप यहाँ पर जो 3 काम वालियां हैं, उन्हें भी आप भगाने जैसे काम कर रही हो। अरे बस कर अब, ज्यादा भाषणबाजी मत कर। एक बार कहा ना मैंने तुझसे,
समझ गई मैं। फिर रात में खाना बनाने के बाद जब सारे बर्तन रह जाते हैं तो वो लोग उसे सुबह तक वैसे ही रखते हैं। फिर अगली सुबह, देखो मैडम, ये बर्तन तो आज मैं धो रेली है, लेकिन कल से नहीं धोएगी क्योंकि ये काम मेरा है ही नहीं। ओफो चंपा, तू अब तक हम दोनों से नाराज है क्या? अरे तू तो हमारे घर की सदस्य जैसी है। और माची ने कल जो कुछ भी कहा वो तेरे खिलाफ थोड़ी ना था। उन्हें तो वाकई में तेरे ही हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। देखो मैडम, वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर रिश्ते बनाने नहीं आती है, काम करने आती है। इसलिए मेरे को मेरे हिस्से का ही काम दिया करो और बर्तन घिसने वाली कोई और बाई लगवा लो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। सुबह के बर्तन तो चंपा धो लेती है, लेकिन रात होने पर सारे बर्तन काजल को ही धोने पड़ते हैं। अरे नहीं, ये सब मुझे क्या करना पड़ रहा है? एक अमीर घर की बहू होकर भी ये गंदे से बर्तन मुझे धोने पड़ रहे हैं। हाँ तो उसमें क्या होता है, बस थोड़े ही दिनों की बात है। जब तक बर्तन धोने वाली नहीं आ जाती तब तक ये काम तुझे ही करना होगा। वो तो है माँ जी, लेकिन ये गुनगुन भी कोई कम नहीं है। मैंने सोचा कि ये लड़की जबान की इतनी मीठी है, स्वभाव से भी कितनी भोली है, तो मेरा कहा वो एक बार में मान जाएगी। लेकिन उसने मेरा कहा नहीं माना और उसने बर्तन धोने से इनकार कर दिया। अरे तू अब से किसी भी काम वाली को फोर्स मत किया कर और चुपचाप जल्दी से बर्तन और कपड़े धोने वाली नौकरानी को लेकर आ, वरना ये सारे काम तब तक तुझे ही करने होंगे। समझी कि नहीं? क्या माँ जी, वैसे तो आप बड़ा कह रही थी कि डॉक्टर ने आपको ज्यादा देर तक खड़े रहने के लिए मना किया है, लेकिन आप तो पिछले 5 मिनट से यहीं पर खड़े रहकर मुझे आदेश पे आदेश दिए जा रही हो। तो बाप के पैरों का दर्द छुट्टी मनाने गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तेरे से बात कर रही थी तो खड़ा रहना ही पड़ता है ना, और अब भी मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तो जा रही हूं मैं। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता निकालो और हमारे घर में कोई ऐसी नौकरानी भेजो जो कपड़े और बर्तन धो दे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में एक नौकरानी ढूंढना इतनी बड़ी मुसीबत साबित होगी। ओ माय गॉड, मेरे नाखून तो देखो, सारे के सारे खराब हो गए। इतना महंगा नेल आर्ट करवाया था, लेकिन ये सब तो पानी में बह गया। सत्यानाश हो इन बर्तनों का। हाय रे, मैं और मेरी फूटी किस्मत। काजल की ये दशा देखकर उसके ससुर उससे कहते हैं, काजल बेटा, तुम चिंता मत करो। मेरे दोस्त ऋषिकेश के घर पर एक नौकरानी आती है, तो वो हमारे घर आकर हमारा सारा काम कर लेगी। लेकिन मैं पहले ऋषिकेश से बात कर लेता हूँ। क्या? सच में पापा जी? हाँ काजल बेटा, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उससे पहले ही बात कर लेता। ठीक है पापा जी, आप ऋषिकेश अंकल से जल्दी से बात कर लीजिए और बताइए मुझे, फिर मैं भी उस नौकरानी से बात कर लूंगी। ठीक है बेटा। फिर देवेंद्र अपने दोस्त की नौकरानी को घर पर बुलाता है और उसका नाम गुलाबो होता है। बोलो मैडम, मेरे को इधर आपने क्या काम करने को बुलाया है? वो दरअसल गुलाब। नहीं, गुलाब नहीं, गुलाबो है मेरा नाम। अरे क्या मैडम, आप तो मेरा नाम ठीक से भी नहीं ले पा रही। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, मैं ऐसे घर में कामिच नहीं कर सकती, जाती है मैं। अरे रुको तो गुलाबो, वो गलती हो गई। देखा, अब मैंने सही से बोला ना। पता नहीं ये सारी नौकरानियों में इतना घमंड कहाँ से आता है। इतना घमंड तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं करती। अरे क्या फुसुर फुसुर करेली हो आप दोनों? मेरे बारे में कुछ तो बोल रही होंगी ना? यो, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं। तू तो अपने नाम की तरह एकदम सुंदर दिखती है। तेरे बाल, वाह वाह वाह। वैसे कौन सा शैम्पू लगाती हो तुम? जरा मुझे भी तो बताओ। वो सब मैं बाद में बताएगी, और ज्यादा मस्का पालिश मत लगाओ मेरे को, और सीधा पॉइंट पर आओ। अच्छा बाबा ठीक है।
देखो गुलाबो, हमें कपड़े धोने वाली और बर्तन घिसने वाली एक नौकरानी चाहिए। तो क्या तुम ये दोनों काम कर सकती हो क्या? दो दो काम? नहीं नहीं, मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती। मैं तो सिर्फ खाना बनाना और बर्तन घिसने का ही काम करती है। अगर वो काम है तो बोलो, वरना मैं चलती है यहाँ से। देख गुलाबो, हमारे पास खाना बनाने के लिए पहले से ही दो दो नौकरानियां हैं। इसीलिए तुझे बस बर्तन घिसने का ही काम करना होगा। रोज एक बार में तुझे दोपहर में आना होगा, फिर एक बार रात में आना होगा। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है मैडम, चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही बोल के रख देती है मैं, मेरे को पैसे में कोई आनाकानी नहीं चाहिए। मेरा जो भी रेट है वही चलेगी मैं, उसमें मेरे को कोई किचकिच नहीं चाहिए। मेरे को तो और भी 5 से 10 अमीर घरों में काम करने का बुलावा आएला है, लेकिन मैं वो सब छोड़कर पहले इधर आएली है, क्योंकि आप लोग मेरे साहब के दोस्त के घर वाले हो ना, इसीलिए। अच्छा बाबा ठीक है, तो बताओ अपना रेट, कितने पैसे लेती हो तुम? मैं 2 टाइम के बर्तन धोने का 8,000 रुपए लेती है, वो भी प्रति महीना। परवड़ता है तो बोलो, वरना मैं चलती है यहाँ से। अरे बाबा रुक जाओ जरा, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। हाँ तब बोलो ना मैडम। देख गुलाबो, ना ही तेरा ना ही हमारा। तू एक काम कर, हमारा ये काम तू 6,500 में कर दे, चलेगा ना? क्या? नहीं रे बाबा, 6,500 में तो मेरे को परवड़ता ही नहीं है। चलो निकलती है मैं फिर। अरे रुक रुक रुक, तुझे 8,000 चाहिए ना? ठीक है, कर ले 8,000 में, कोई बात नहीं। पर माँ जी, ये तो हमारे बजट के बाहर जा रही है। क्या मैडम, आप तो कितने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हो, और फिर भी आप हो कि बजट वगैरह की बात करेली हो। अजल चुप रहे तू, इस घर की बड़ी मैं हूं और सारे फैसले मैं ही लूंगी। और गुलाबो, तू कल से काम पर आ जाना, ठीक है ना? ठीक है मैडम, आती है मैं कल से। हाँ हाँ टाइम से आ जाना। फिर गुलाबो के जाने के बाद, अरे माँ जी, पहले ही हमने 3 नौकरानियां रखी है घर पर, और उसमें अब हमें बाकी के 2 कामों के लिए 2 नौकरानियां रखनी थी, और उनका बजट हमारा फिक्स है। 10,000 से ज्यादा हम किसी को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर तो आपने उस नौटंकी गुलाबों के पीछे पूरे के पूरे 8,000 रुपए वेस्ट कर दिए। चुप कर तू। अरे इसमें तो सारी गलती तेरी ही है। मेरी गलती? लेकिन कैसी गलती माँ जी? अरे जब तेरे पापा जी ने तुझे ये बात कही कि वो अपने दोस्त के घर आने वाली नौकरानी से पूछताछ करेंगे, तभी तुझे उन्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों माँ जी? मैं भी ना इसको ये सब बता रही हूँ, एक ऐसी लड़की से जिसकी अकल पहले से ही घुटने में है। अरे जब देवेंद्र जी के दोस्त की नौकरानी यहाँ पर काम करने आएगी, तो हमें उसे भी उतने ही पैसे देने होंगे जितने पैसे वो वहां पर लेती है। और अगर हमने उसे पैसे कम दिए या फिर कोई आनाकानी की, तो ये बात सीधा ऋषिकेश भाई साहब तक पहुंच जाएगी, और इससे देवेंद्र जी की इज्जत खराब हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब पापा जी की इज्जत खराब ना हो, इसलिए आपने ना चाहकर भी गुलाबों को हाँ कर दिया। और नहीं तो क्या। चल छोड़ उस बात को, अब जो हुआ सो हुआ। और अब हमारे घर में 4 नौकरानियां हो चुकी हैं, और इससे ज्यादा नौकरानी अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये चौथी नौकरानी भी तेरे ही कारण रखनी पड़ी। अगर गुलाबो ऋषिकेश भाई साहब के घर पर काम नहीं करती, तो मैं उसे मना कर देती। लेकिन तेरे पापा जी की इज्जत पर आज ना आए, सिर्फ इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना तो मैं ऐसी लड़की को कभी बर्दाश्त ही नहीं करती। और अब हमारे घर में सिर्फ एक ही काम बचा है, और वो है कपड़े धोना। तो उसके लिए तो मैं पैसे नहीं दे सकती, इसीलिए ये काम तुझे ही करना होगा। समझी कि नहीं? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? भला मैं कपड़े कैसे धो सकती हूँ? 1-2 दिन तो समझ आ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए ना बाबा ना।
देखिए माँ जी, इतनी भी कठोर मत बनिए ना। अब जब हमने 4 नौकरानियां रख ली हैं, तो 5वीं भी रख लीजिए ना। प्लीज माँ जी। नहीं मतलब नहीं, और ये सब तेरे ही कारण हुआ है। इसलिए अब इसकी भरपाई तुझे ही करनी होगी। या तो तू खुद कपड़े धोएगी, या फिर 5वीं नौकरानी रखकर तू उसे अपनी जेब से पैसे देगी। अब चॉइस तेरी है कि तुझे अब क्या करना है। चल, अब मैं जा रही हूँ। किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है मुझे। पर माँ जी, हे भगवान, ये कैसा रायता फैला दिया मैंने। ऊपर से ये माँ जी भी ना एक नंबर की दल बदलू है। मैं तो इन्हें अपना समझती हूँ, लेकिन वक्त आने पर इन्होंने अपनी औकात दिखा ही दी। आखिर सास जो ठहरी। खैर, मैं तो रोज रोज कपड़े धोने से रही। अब तो मुझे ही कोई कपड़े धोने वाली नौकरानी ढूंढनी होगी और अपने ही जेब से पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और जब तक मुझे 5वीं नौकरानी नहीं मिल जाती, तब तक घर के सारे कपड़े मुझे ही धोने होंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मशीन में डालने से पहले मुझे सारे कपड़े हाथ से धोने होंगे। हे भगवान, पता नहीं मेरा क्या होगा। काजल को अब ना चाहकर भी बर्तनों की तरह कपड़े धोने ही पड़ते हैं, और वो फिर से अपनी किस्मत पर खूब रोती है। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से एक सुबह दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन है? काजल, आपका ही नाम है ना? अब मेरा ही नाम है। मेरा मतलब मेरा ही नाम है काजल। बोलो, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? देखो मैडम, मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है। वो आपके यहाँ पर कपड़े धोने का काम करना है ना, इसीलिए। सच में? लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? काजल की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं होता। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।